क्वेश्चन दिया हुआ है तीन संख्याएं 11, 16 और 23 के अनुपात में है। यदि उनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात क्या दिया हुआ है संख्याओं का, 11, 16 और 23। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं जो संख्याएं हैं वो है 11x, 16x और 23x। और तीनों का जोड़ कितना दिया हुआ है, तीनों का जोड़ दिया हुआ है 150। ठीक है, तो 11 और 16 27 होते हैं, 27 और 23 50, यानी 50x की वैल्यू हमें दी हुई है 150। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तीनों संख्याओं में यानी 11x, 16x और 23x में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23x। और 23x में मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 3, तो 23 3 69, यानी 69 मेरा क्या आ गया, सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर अगर, यानी ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। और अगर सबसे छोटा नंबर पूछा होता तो 11x यानी 11 गुना 3 यानी 33। ठीक है, और मिडिल नंबर क्या रहेगा, 16 गुना 3 यानी 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 240 मीटर है, यानी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है, पेरीमीटर की वैल्यू है 240 मीटर, यानी ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है। ठीक है, जो पेरीमीटर यानी परिमाप होता है वो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, यानी लेंथ की वैल्यू जो दी हुई है वो 3 गुना है ब्रेड्थ की, तो हमसे एरिया फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। ठीक है, तो पी की वैल्यू दी हुई है 240, 240 2, और एल की वैल्यू कितनी है 3b, यहाँ पे 3b रख लीजिए प्लस बी, तो यहां से 2 पे कैंसिल करेंगे 120। ठीक है, और ये 3b और एक 4b, 4 डिवाइड में जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है, b की वैल्यू 30 है, तो एल की वैल्यू यानी लेंथ की वैल्यू इसकी 3 गुना यानी 90 होगी। ठीक है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ कितनी है 90, ब्रेथ कितनी है 30, 9 तिया 27, सॉरी 90 गुना 30 2700। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या है वो फाइंड आउट करना है। देखिए अगर पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन, पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, उसका जो सम होता है वो 360 होता है। ठीक है, पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ऑक्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन में जो एन मतलब साइड कितनी है 8। ठीक है, सारे एंगल का जोड़ कितना है, सारे एंगल का जोड़ कितना है 360। ठीक है, और एंगल टोटल कितने रहेंगे, जितनी साइड है उतने ही एक्सटीरियर एंगल रहेंगे। ठीक है ना, तो एंगल भी कितने हो गए 8, और 8 एंगल बराबर है और उनका जोड़ कितना दिया हुआ है 360। तो हमें एक एंगल का निकालना है, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, वो किसके इक्वल आ जाएगा 360/8। ठीक है, तो 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 पंजू 40। ठीक है ना, तो 45 डिग्री जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अगर H1 और H2 का अनुपात हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी H1/H2 दिया हुआ है, तो A1 और A2 से इनका क्या रिलेशन रहेगा, आप हाइट का H1 का और H2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, अगर हमें हाइट H1 और H2 गिवन है और हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो किसके रहेगा, हाइट का जो रेशियो है उनका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, तो A1 और A2 क्या रहेगी, तो H1 की वैल्यू कितनी थी, H1 की वैल्यू गिवन है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और H2 की वैल्यू कितनी है 11, 11 का स्क्वायर कर दीजिए 121। ठीक है ना, काटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो cos 37 दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है, इनटू सीकेंड 143 है, तो सीकेंड को मैं लिख सकता हूं 1/cos 143। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है sin 34। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, कोसिकेंड को मैं लिख सकता हूं जो कि 146 है, इसको मैंने लिख दिया sin 146, 1/sin 146। ठीक है, अब
कोस 143 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, ठीक है। तो कोस 143 को मैं लिख सकता हूं कोस 180 माइनस 37, ठीक है, प्लस साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसका साइन चेंज नहीं होता। साइन 146 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 34, ठीक है। अब आप आगे देखिए, कोस 37 एज इट इज, नीचे क्या आ गया, कोस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, यानी कोस 37 आ गया, लेकिन माइनस का, ठीक है, प्लस साइन 34 और 1 बाय ये किसके इक्वल होगा, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, यानी साइन 34, ये पॉजिटिव ही रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, साइन 34 से साइन 34 कैंसिल, 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कोस 37 से कोस 37 कैंसिल, और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 और 121 दोनों को मिलाकर उनके बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब क्या है, हमें 109 और 121 को भी लेना है और उनके बीच में कितनी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 109 और 121 के बीच में और इन दोनों को भी मिलाएं तो ओड और इवन दोनों नंबर आएंगे। जो इवन नंबर है, देखिए इवन नंबर जो है वो इजिली क्या 2 से भाग हो जाता है, ठीक है ना। 2 से भाग हो जाएगा तो वो तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर किस किस में होगा, तो वो प्राइम नंबर होगा सिर्फ ओड में। इकलौता जो प्राइम नंबर है इवन है वो क्या है, 2। वो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है ना। बाकी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ओड होंगे, ठीक है। तो 109 है, 111, मैं सारे ओड नंबर लिख रहा हूँ, 113, 115, 117, 119 और 121, ठीक है। जो इजिली हमें पता है कि वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, हम पहले उसको एलिमिनेट करते हैं। देखिए 121 जो है ये क्या है, 11 का स्क्वायर, तो मतलब ये 11 से भाग हो जाएगा, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए ये जो है 119, ये किसके फाड़े में आता है, 17, 17 सत्ते 119, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब 117 दिया हुआ है, अगर मैं डिजिट सम निकालूं तो 1 और 1 2 और 7 कितने होते हैं, 9। तो डिजिट सम कितना आ गया इसका, 9। इसका मतलब 117 9 से भाग होता है, ठीक है। तो 13 में कितना होता है, 117, ठीक है ना। तो ये भी जो है प्राइम नंबर नहीं है। 115 में देखिए पहला डिजिट क्या है, 5, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो फिर ये भी प्राइम नहीं है, ठीक है। 111 को आप देखिए डिजिट सम कितना है, अगर तीनों एक को मिला दूं तो मेरे पास डिजिट सम 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 3 से भाग होता है, ठीक है। 3 से अगर मैं भाग करूं तो 3 3 9, 3 7 21, तो 37 दिया 111 होता है, तो ये भी सही नहीं है। तो बचा कौन सा, 109 और 113। देखिए 109 जो है 2 से तो ये भाग होगा ही नहीं, ना ही 113, तो ये अपने आप से ही भाग होते हैं, ठीक है ना। 109 और 113 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ना ये 3 से भाग हो रहे हैं, ना 4 से, ना 5 से, ना 7 से, किसी से भाग नहीं होंगे, ठीक है। तो 109 और 113 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। तो हमें प्राइम नंबर की संख्या पूछी गई है, तो कितनी है, तो ये है 1 और 1 2, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए हमारे पास क्यूबॉइड दिया हुआ है, वॉइड माने घनाभ, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी है, 24 16 16, ठीक है। हमें इससे बनाना क्या है, क्यूब, ठीक है ना। और उसकी डायमेंशन क्या है, 8 8 8, ठीक है ना। तो हमें टोटल संख्या निकालने की कितने बनाए जा सकते हैं क्यूब, तो एन क्या है, टोटल संख्या है, किसके इक्वल आएगी, आप क्यूबॉइड की वॉल्यूम को डिवाइड कीजिए क्यूब की वॉल्यूम से। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या आएगी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, डिवाइड किससे करेंगे, 8 सेंटीमीटर वाले घन, यानी लंबाई कितनी है उसकी 8, चौड़ाई भी 8 और ऊंचाई भी 8। तो जो करता है काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। तीनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी टोटल जो क्यूब बनेंगे वो कितने हैं, 12। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 30 है, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 6/25 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने नंबर मान लिए, जो संख्याएं हैं वो x और y है, तो दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है, 30, ठीक है। फिर क्या बोला है, उनके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, यानी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू दी हुई है 6/25, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6/25, और यहां पे मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या संख्या आ जाएगी, x प्लस वाई बाय एक्स वाई, राइट।
अब देखिए ये जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 30, ये इक्वल है 30 के, ये बराबर है 30 के, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 6 और यहां पे दिया हुआ है 30, तो करिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड भी आप 6 का 30 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 से गुना, 5 से भाग। तो अब देखिए नई इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, 30 बटे 125 बराबर है x प्लस वाई की वैल्यू मैंने 30 रख दी यहाँ पे, 30 बटे एक्स वाई। ठीक है, तो यहां से हमें मुझे क्या मिला, एक्स वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, एक्स वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 125। अब मुझे ऑप्शन से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुना तो 125 है और जोड़ कितना है, जोड़ 30 है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में 5 और 25 का जोड़ अगर मैं करूं तो 30 आएगा, और दोनों की मैं गुना कर दूं, अगर मैं दोनों की गुना कर दूं तो मेरे पास 125 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए अभी जो वर्तमान है 8,47,000 है, ठीक है। अब 20% की वृद्धि हुई, मतलब मैं मान लेता हूं कि 100 जनसंख्या थी तो बढ़ के कितनी होगी 120। ठीक है, अभी जनसंख्या 8,47,000 है, तो ये कितनी बढ़ी 120 बाई 100। ठीक है, अब एक साल में जनसंख्या इतनी हो गई। ठीक है, अब क्या है, फिर से नेक्स्ट ईयर बढ़ेगी। अब नेक्स्ट ईयर कितनी बढ़ रही है, फिर से मान लीजिए 100 थी तो 120 हो गई, मतलब टोटल संख्या का 120 बटे 100 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये जो फाइनल है ये हमारे पास एक तरह से आंसर आ गया, हमें इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे एक जीरो है, ये कैंसिल हो जाएगी, 2 और 2 जीरो, ये नीचे कितनी थी 4 जीरो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे क्या नंबर बचा है 8470, और यहाँ पे कितना है 12 गुना 12। अगर मैं इनको गुना करूंगा तो चूंकि यहाँ पे जीरो है तो मेरे आंसर में भी पहला डिजिट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूं तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें जीरो है, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, वो है डिजिटल सम। देखिए यहां तक तो आपने कर दिया, आगे इसको गुना करने की जरूरत नहीं, आप डिजिटल सम निकालिए। तो 8470 का 70 का डिजिटल सम क्या रहेगा, 8 और 4 12, 12 और 7 19, तो 19 का डिजिटल सम 1, 12 का डिजिटल सम 3, और यहाँ पे 12 का डिजिटल सम 3, तीनों को गुणा कर दो, 3 3 9, 9 एकम 9, यानी डिजिटल सम कितना आ गया 0। अब चार ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 0 है वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 और 8 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26 और 1 27, 9 से भाग हो रहा है मतलब डिजिटल सम 0। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही आंसर है। और ऑप्शन भी चेक कर लेता हूं, देखिए 1 और 8 9 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी देखिए 6 और 2 8 और 1 9, बचा कितना 4 और 2 6 बच गया, डिस्टेंस सम कितना आया 6। तीसरा ऑप्शन है, देखिए उसमें क्या रहेगा, 6 और 2 8 और 1 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9, डिजिटल सम बचा कितना, ये वाला 2, डिजिट का सम बचा 2। ठीक है, ये भी नहीं है सही आंसर। फोर्थ ऑप्शन देखिए 8 और 1 9, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9, बचा कितना, ये 10, 10 मतलब 1। ठीक है ना, तो यहां डिजिट का सम कितना बचा 1। हमारा आंसर क्या था, जिसका डिजिट सम 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सेब के पेड़ हैं, 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में लगाए जाने हैं ताकि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पेड़ हो और सभी एक ही किस्म के हो। मतलब पंक्ति में जो पेड़ है वो सभी पंक्तियों में समान होने चाहिए और एक ही वैरायटी के होने चाहिए। पंक्ति की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं कितनी है पूछा है। ठीक है ना, तो पंक्तियों की संख्या पूछी है। अब यहाँ पे पेड़ कितने हैं, 18 जो पेड़ हैं वो है सेब के, राइट, और आम के जो पेड़ हैं वो कितने हैं 21। ठीक है, और जो संतरे के पेड़ हैं वो है 39। जब वो पूछ रहा है कि एक पंक्ति में बराबर तो आम होने, मतलब बराबर तो पेड़ होने चाहिए और वो एक ही तरह के होने चाहिए, तो वो एक्चुअल में पूछ रहा है एचसीएफ। ठीक है ना, अगर हमें निकालना है कि एक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे जो एक ही तरह के होंगे, अगर उसकी संख्या निकालनी है तो आप करिए क्या, तीनों का एचसीएफ ले लीजिए। ठीक है ना, तो 18 21 और 39 तीनों 3 से भाग हो रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 18 को मैं लिख सकता हूं 6 गुना 3, 21 को लिख सकता हूं 7 गुना 3 और 39 को लिख सकता हूं 13 गुना 3, यानी एक पंक्ति में एक
पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? जो एक ही प्रकार के हैं वो है 3। ठीक है, अब ये क्या आ गई? पंक्ति। ठीक है, और ये क्या है? 3। एक पंक्ति में पेड़, एक पंक्ति में पेड़। ठीक है, हमें निकालना है टोटल कितनी पंक्तियां हैं। तो सेब के लिए कितनी पंक्तियां बनेंगी? 6, आम के लिए 7 और संतरे के लिए 13। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 और 7 20, 20 और 6 26। ठीक है ना, टोटल पंक्तियां रहेंगी 26। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाहरी कोणों के बीच का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? देखिए, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल एंगल वो किसके इक्वल दिया हुआ है? 140 डिग्री। ठीक है ना, इंटरनल में से एक्सटर्नल घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो है 140 डिग्री। और हमें पता है कि एक वर्टेक्स के ऊपर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों इक्वेशन से मैं निकाल लूंगा तो मेरा इंटरनल एंगल कितना आएगा? 160 डिग्री। और इंटरनल 160 आया और एक्सटर्नल कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है ना, इंटरनल की वैल्यू यहां पे रखेंगे 160 रखेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। ठीक है, या फिर आप सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल की वैल्यू मेरे पास आ गई। मेरे से पूछा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए, जो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 360 होता है। ठीक है ना, तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, जितने भी एक्सटर्नल एंगल हैं उनका जोड़ 360 रहेगा। मान लेता हूं एन क्या है? पॉलीगन में साइड, जितनी साइड होती हैं उतने ही एक्सटर्नल एंगल होते हैं। तो मतलब एक एंगल एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू 20 है, तो टोटल कैसे निकालूंगा? एन गुना 20। और ये टोटल कितनी दी हुई है? 360। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कटेगा तो एन की वैल्यू आ गई 18। यानी ये जो एन आया है ये क्या आ गया? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि भुजाओं की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष थी। यानी हस्बैंड और वाइफ 10 वर्ष पहले उनके जो एवरेज था वो 42 था। तो मतलब क्या हो गया कि दोनों की एज 42 साल थी। ठीक है, एवरेज के अकॉर्डिंग ले रहा हूं मैं। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अगर 10 साल पहले उनकी जो आयु थी 42 थी हस्बैंड की, तो 10 साल और जुड़ के अब कितनी हो जाएंगी? 52। और वाइफ के भी 10 साल और जुड़ेंगे। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी है दोनों की? 52। यानी एवरेज जो आ गया अब 52 आ गया। मुझे टोटल सम निकालना है तो कितना आएगा? 104 वर्ष। ठीक है ना, हस्बैंड और वाइफ की टोटल आयु कितनी हो गई? 104 वर्ष। ठीक है, अब देखिए वर्तमान आयु क्या दी हुई है। अब वर्तमान आयु क्या है? पति पत्नी और उसके बेटे वाले परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। यानी चाइल्ड हस्बैंड प्लस वाइफ की जो औसत आयु है वो कितनी है? 39। ठीक है, तो 39 कितने लोगों की औसत है? 3 की। तो सम कैसे आएगा? इन सब का अगर मुझे सम निकालना है, औसत को नंबर ऑफ कैंडिडेट से गुना कर दो। ठीक है, तो 39 दिया कितने हो गए? 117। तो यानी तीनों की एज कितनी है? 117। और हस्बैंड और वाइफ की जो एज है सम करेंगे तो वो कितनी है? 104। मुझे चाइल्ड की निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? 117 माइनस 104 यानी 13 वर्ष। तो चाइल्ड की पूछी थी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 13:11 है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, मतलब पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। देखिए, पेरीमीटर जो होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो जो रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब जो एक्चुअल में लेंथ और ब्रेथ होगी वो इन्हीं का मल्टीपल होगी। मान लीजिए लेंथ होगी 13x और ब्रेथ होगी 11x। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं। तो पेरीमीटर निकालनी है मुझे, वो किसके इक्वल होगी? ट्वाइस ऑफ 13x प्लस 11x। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आई? 13 और 11 24 होते हैं। 24 दो एज इट इज 24x को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 3 गुना ठीक है, मैंने इसको तोड़ के लिख लिया। मतलब मैं इसको लिख सकता था 2 गुना 24x। ठीक है, मैंने इसको जानबूझ के तोड़ लिया। ठीक है, अब जो 1287 है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर
इसी से आ जाएगा, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। वो देखिए कैसे आएगा, हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं। देखिए हमारी जो पेरीमीटर में है 3 आया हुआ है, मतलब जो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन होगा हमारा जो आंसर होगा वो 3 से भाग जरूर होगा। अब 140 का डिजिट सम कितना है 5, मतलब ये 3 से भाग नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो गलत है। 144 का जो डिजिट सम है वो है 9, ठीक है, ये 3 से भाग होता है, तो मतलब बी ऑप्शन हमारा हो सकता है। सी में देखिए डिजिट सम कितना है 6 और एक 7, 7 है, तो मतलब 142 भी 3 से भाग नहीं होता, ठीक है। 138 में देखिए 8 और 3 11 और एक 12, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। तो 3 पे तो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या चुनिए आप, 3 और 2 6, 6 दूनी 12। अब देखिए 12 जो है वो 12 जो है पेरीमीटर में आ रहा है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 12 से भी भाग होगा। अब देखिए 144 3 से भी भाग हो रहा था, और ये क्या है 144 12 का स्क्वायर होता है, तो मतलब ये 12 से भी भाग हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। डी ऑप्शन और देखता हूं, 138 जो है वो 12 से भाग नहीं होता, ठीक है ना, ये 12 से भाग नहीं होता, तो ऑप्शन जो डी था वो तो गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नंबर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए 7 raised to the power 6 प्लस 5 किससे डिवाइड करना है 6 से। जब 7 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा 1, और 1 की पावर कितनी है 6, ये मेरा रिमाइंडर आ गया। प्लस 5 को 6 से भाग करूंगा 5 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, मेरे पास टोटल रिमाइंडर कितना बचा, ये डिनोमिनेटर में क्या है 6। अब देखिए 1 की पावर कितनी है 6, 1 को 6 बार लिखूंगा गुना कितनी आएगी, 1 ही आएगी, 1 प्लस 5/6। अब जोड़िए 1 और 5 को 6, 6 को 6 से जब मैं भाग करूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 0, r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर कितना आया 0। ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। देखिए अगर कितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, सबसे बड़ी, तो आप जितने अंक की बड़ी संख्या निकालनी है उतनी बार 9 लिख दीजिए। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी, 6 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है, ये आ गई मेरी 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर मुझे सबसे छोटी निकालनी हो कितने भी अंक की, तो 1 के बाद उतनी 0 लगा दीजिए। जैसे 6 अंक की निकालनी है तो 1 के बाद कितने अंक बचे, अब टोटल 6 अंक होने चाहिए, तो 5 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, तो यानी 1 फिर 0 0 0 0 0, ठीक है। ऊपर वाली सबसे बड़ी संख्या है, नीचे वाली सबसे छोटी है, हमें इनका सम निकालना है, तो क्या आ जाएगा 99999 और 9 और 1 10, यानी ये कितना आ जाएगा 10,99,999, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंकू दीपक से दोगुना कुशल है, मतलब रिंकू की जो एफिशिएंसी है, रिंकू की जो एफिशिएंसी है वो दीपक से दोगुना है। मान लीजिए दीपक एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो रिंकू एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलके यानी रिंकू प्लस दीपक एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 और 1 3 यूनिट, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, दोनों ने मिलके काम को 28 दिन में पूरा कर लिया। देखिए दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे थे, और काम कितने दिन में खत्म कर दिया इन्होंने 28, यानी राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूं टोटल टाइम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूं एफिशिएंसी, और मिडिल में लिखूंगा मैं वर्क, ठीक है। तो 28 दिन में काम किया और एफिशिएंसी 3 के साथ, तो 28 दिए 84, काम कितना किया 84। अब पूछा है रिंकू अकेले काम पूरा कर सकता है, कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए रिंकू एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, काम है 84, तो 84 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, तो यानी रिंकू जो है वो 42 दिन में काम को करेगा, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई थी, पहले साल के अंत में यह 500 रुपए और दूसरे साल के अंत में यह 550 रुपए हो जाती है, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धनराशि थी, मैंने मान ली वो एक्स थी, ठीक है, पहले साल के अंत में यह कितनी हो गई एक्स से 550, सॉरी 500, पहले साल के अंत में यह 500 होगी, यानी कुछ ना कुछ तो इस पे ब्याज लगा होगा, ठीक है। फिर ये था फर्स्ट ईयर में, अब दूसरे साल में ये क्या हुई सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में ये 500 से 550 हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ इसकी, यानी मेरे पास अमाउंट थी 500 और वो 500 अमाउंट 550 हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हुई 50, ठीक है। हमें जो ये 50 है ये क्या है
चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें इसके रेट पूछा है, यानी इसकी रेट क्या होगी। देखिए रेट कैसे निकालेंगे, 500 के ऊपर 50 रुपए का इंक्रीज, यानी 50/500 गुना 100। ठीक है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, 50/500 का कितना होता है, 10% होता है, तो ये काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10%। तो रेट कितनी आई, 10%। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की आय पहले 20% बढ़ी और बाद में 30% बढ़ गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सक्सेसिव इंक्रीज का है, कि एक के बाद दोबारा फिर से इंक्रीज हो रही। तो पहले में इंक्रीज हुई 20 और दूसरी बारी में इंक्रीज हुई, मैंने उसको y मान लिया, पहले में x माना था, दूसरी को y मान लिया, यानी 30। तो मेरे को पूछा है टोटल वृद्धि कितनी हुई, तो टोटल वृद्धि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप पुट कीजिए x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30 प्लस 20 गुना 30/100। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 20 और 30 50, जमा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, यानी 56% जो है वो क्या हुई, टोटल वृद्धि हुई। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से कम है, कितना कम है, 39, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 39 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये कोण बराबर है और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है ना, यानी मैं नाम रखूं ए बी सी और डी, ठीक है ना, तो ए सी बराबर है और बी और डी ये भी बराबर है, ठीक है। अब मैं कोई दो एंगल ले लेता हूं ए और डी, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में एक ही साइड के दो एंगल यानी ए और डी, इन दोनों एंगल में एक बड़ा एंगल होता है एक छोटा, आप देख सकते हो एंगल जो ए है वो क्या है, छोटा छोटा, और एंगल जो डी है वो क्या है, बड़ा, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल डी का जोड़ कितना होता है, 180, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में एक ही साइड के दो कोणों का जोड़ क्या होता है, 180, ठीक है ना। बस वे आमने सामने नहीं होने चाहिए, एक ही साइड के, एडजेसेंट साइड बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ए प्लस बी 180 डिग्री आ गया। हमें दिया क्या हुआ है कि जो बड़ा कोण है यानी डी वो बराबर है छोटे कोण के दुगने, यानी 2a के दुगने में से 39 घटा दीजिए, यानी बड़ा कोण किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ स्मॉल एंगल माइनस 39 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें निकालना है सबसे छोटा एंगल, यानी ए की वैल्यू निकालनी है, तो करिए क्या, ये डी की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो a प्लस 2a माइनस 39 बराबर है 180, ठीक है। तो 2a और a कितने आ जाएगा, 3a, और ये 39 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 219, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 3 9, तो ए यानी स्मॉल एंगल सबसे छोटा एंगल कितना आ गया, 73 डिग्री, ठीक है ना, तो ये आ गया 73 डिग्री। ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 110 रुपए हैं जो जिनकी संख्या 1 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है ना, और वो सिक्के कितने हैं, 50 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है ना। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए रेशो कितना है, रेशो है 1:2:3 है, ठीक है, और 25 पैसे को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तब जाके मुझे 1 रुपया मिलता है, ठीक है। और ये जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वो 25 पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, और 2 जो है वो 50 पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 को कितना है, 1 रुपए को, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, संख्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए अगर मैं 25 पैसे को 3 से गुना करूं तो मेरे पास 73 पैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, डेसिमल में हमारा कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो करिए क्या, पूरे रेशियो को, यानी ये जो संख्या है 1 2 और 3 के अनुपात में है, इसको 4 से गुना कर दीजिए। तो मैं सबको 4 से गुना कर रहा हूं यहाँ पे। तो अब जो नई संख्या आई, तो नई संख्या क्या आई है, एक के सिक्के कितने हैं, 4 से गुना कर दिया, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना है, 12, यानी अब जो रेशियो है संख्याओं का 4 8 और 12 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रुपये बनाऊं तो 25 पैसे को 12 से गुना करेंगे, 25 पैसे मतलब 1/4, तो 12 को 1/4 से गुना करूंगा तो मेरे पास कितने आएंगे, 3 रुपए आएंगे, 3 रुपए। और 50 पैसे को 50 पैसे माने 1/2,
1/2 को 8 से गुना करूंगा तो मेरे पास 4 रुपए आएंगे, 4 रुपए। और यहाँ पे तो 1 रुपए ही है, 4 को 1 से गुना करूंगा 4 रुपए ही आएंगे। तो टोटल अमाउंट कितनी हुई? टोटल अमाउंट हो गई 4 और 4 8 और 3 11 रुपए हो गई। बट एक्चुअल में कितनी है? एक्चुअल में 110 रुपए है, यानी 11 रुपए एक्चुअल में कितने हैं? 110। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? कैंसिल हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी हमसे जो भी पूछा है, जैसे कि हमसे पूछा है 50 के सिक्के कितने हैं, तो हमने अनुपात में कितना लिया होता? 8, ठीक है, 8 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 10, और 8 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 80, ठीक है ना। अगर हमसे पूछे कि 25 पैसे, यानी 25 पैसे के कितने सिक्के थे? 12 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10, तो 120 सिक्के आ गए। और अगर 1 रुपए के पूछेगा तो कितने आ जाएंगे? 40 सिक्के, ठीक है ना। तो हमसे तो 50 पैसे के पूछे थे, वो कितना आ गया? 80, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या दी हुई है, ठीक है ना, ये संख्या है कितनी? 15,971। इसको एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल कितना आया? 55, और शेषफल कितना आया? 21। भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए 15,971 को किसी एक नंबर से भाग करना है, वो नंबर मैंने मान लिया x है, ठीक है। जब 15,971 को x से भाग करता हूं तो मेरा शेषफल कितना बचता है? 21। मैं ये क्या करता हूं, 21 इसमें से घटा देता हूं, तो मेरे पास अब नंबर कितना आया? 15,950। अब मेरे पास जो नया नंबर है वो कितना है? 15,950, यानी 15,950 जो है वो x से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब शेषफल नहीं बचेगा क्योंकि शेषफल मैंने घटा दिया। और भाग होने पे जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? भागफल, यानी 55, राइट। इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, 55,950, सॉरी 15,950/55, ठीक है, बराबर है x, ठीक है। सीधा काटना चाहो काट सकते हो, 5 पे काटिए आप, 5 दिए 15, ठीक है ना। और 5 1 5, 5 3 45, 0, ठीक है। और यहां पे कितना आ जाएगा? 5 पे कटेगा 11, फिर ये काटे 11 दूनी 22, 11 99, 0, ठीक है ना। 290 हमारा सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए मैं संख्या मान लेता हूं एक्स और वाई, ठीक है। तो दोनों की गुना किसके इक्वल आएगी? एलसीएम और एचसीएफ के गुना के, यानी एक्स गुना वाई मेरे पास कितना आ गया? एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी किसके इक्वल आया? 72 के, ठीक है। साथ में ये भी बोला है कि दोनों का डिफरेंस 1 है। 1 तभी डिफरेंस होता है जब संख्याएं लगातार हो, कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो, लगातार हो, ठीक है। अब मैं ऑप्शन से देखूं, 6 के बाद 7 आता है ना कि 8, यानी ये 6 और 8 मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे जो दो नंबर है 7 और 8, ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। सी में देखिए 9 और 7 दो संख्याएं हैं, इनका डिफरेंस कितना है? 2, ये गलत हो गया। डी में देखिए डिफरेंस 1 है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा कंडीशन भी चेक करनी है कि दोनों की गुना 72 होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन में देखिए 8 और 7 की गुना कितना है? 7 2 56, ठीक है ना, 56। तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। और डी में देखिए 8 और 9 72, ये हमारा आंसर है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 यानी 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल 75 होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने संख्याएं मान ली, एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, ठीक है ना। तो याद रखें दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम की गुना के, ठीक है ना। तो ए गुना बी किसके इक्वल आ गया? ए गुना बी हमारा इक्वल आ गया, एचसीएफ की वैल्यू 75 दी हुई है और एलसीएम की वैल्यू 450। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि पहली संख्या को, पहली संख्या क्या है? ए, अगर पहली संख्या को यानी ए को 3 से भाग किया जाए तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आता है? 75। तो ए की वैल्यू यहां कितनी आ गई? 75 गुना 3 आ गई, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे पुट करने के बाद सोल्यूशन क्या आएगा? ए की वैल्यू मैंने रखी 75 गुना 3, हमसे दूसरी संख्या पूछी है, मतलब बी की वैल्यू पूछी है। बी इसके बराबर है 75 गुना 450, ठीक है। अब देखिए 75 से 75 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 450 को तो 150 बी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। बी की वैल्यू क्या आई? 150। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंक 3506 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या है? अब देखिए अंक कितने हैं? 3506। अब देखिए जब मुझे इनसे सबसे छोटी संख्या बनानी है तो मुझे सबसे आगे जो है, सबसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो डिजिट है, देखिए 4 डिजिट का मैंने जगह बना ली, तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो सबसे छोटा आएगा और वो डिजिट होना चाहिए 1 से 9 तक, कोई भी डिजिट, ठीक है ना। अब देखिए सबसे छोटा डिजिट तो 1 होता है, लेकिन चारों में से एक कहीं भी नहीं है, तो सबसे छोटा डिजिट आप 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो फिर वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन बी में देखिए 0 आगे है और ऑप्शन सी में भी देखिए 0 आगे है, तो ये 0 काउंट नहीं होता है, ये 4 डिजिट की ना होकर के 3 डिजिट की संख्या है और ये भी 3 डिजिट की है, तो ऑप्शन सी और बी तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है ना। तो अब देखिए जो 4 डिजिट दिए हुए हैं उसमें सबसे छोटा डिजिट है 3, ठीक है ना। 3 हमने यूज कर लिया, अब करना क्या है, अब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे ना, तो सबसे छोटा डिजिट फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरह से प्लेस करनी है। तो 3 के बाद अब सबसे छोटा डिजिट, बिल्कुल छोटा डिजिट कौन सा है? 0। फिर उसके बाद छोटा, इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? 5, और फिर क्या है? 6। यानी 3056 जो है ये मेरी इन डिजिट से बनी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है, यानी ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्की एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। विक्की क्या करता है? एक काम को कितने दिन में पूरा करता है? 40 दिन में, यानी विक्की काम को करता है 40 दिन में, ठीक है। उसने 8 दिन तक काम किया, फिर गुरप्रीत सिंह ने उसे 12 दिनों में पूरा कर दिया। देखिए विक्की 40 दिन में काम कर सकता था, तो उसने केवल कितना काम किया? 8 दिन, और छोड़ कितने दिन का काम दिया? 32 दिन का, ठीक है ना। एक काम को वो 40 दिन में कर पा रहा था, लेकिन उसने 8 दिन ही काम किया और 32 दिन का काम उसने छोड़ दिया। इस 32 दिन के काम को गुरप्रीत सिंह ने सेम दिनों में कर दिया, उसने भी इस बचे हुए काम को, गुरप्रीत ने इस बचे हुए काम को 32 दिनों में कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी विक्की और गुरप्रीत की बराबर है, दोनों जो है सेम एफिशिएंसी से काम करते हैं। अगर विक्की काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है तो गुरप्रीत भी 40 दिन में करेगा। अब काम तो सेम है, अब आगे क्या पूछा है? विक्की और गुरप्रीत मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। अगर विक्की अकेला और गुरप्रीत अकेले अकेले काम करे तब तो ये 40 दिन ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जब दोनों काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी और एफिशिएंसी हो जाएगी डबल। अगर एफिशिएंसी और वर्क दोनों के, दोनों सॉरी, एफिशिएंसी और टाइम क्या होती है? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एफिशिएंसी 2 गुना बढ़ रही है तो टाइम क्या हो जाए? 2 गुना घट जाएगा, ठीक है ना। अगर एफिशिएंसी दुगनी हो रही है तो टाइम क्या होगा? 2 गुना घट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी टाइम 40 से कितना हो जाएगा? 20 दिन। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक दोनों मिलाकर प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग कितना होता है? ठीक है, यानी 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, चलता रहेगा 10 तक, ठीक है। इसका सम निकालना है, ठीक है ना, इसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर 1 का क्यूब और ये n तक चले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वेयर, ठीक है। यहां पे जो n की वैल्यू दी हुई है वो लास्ट वाला नंबर है, यानी 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इस फॉर्मूले में रखिए 10 इंटू 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटे 2 और इसका क्या है? स्क्वेयर, ठीक है। तो 2 पे काटेंगे 10 को, 5 आ जाएगा, 11 पंजे 55, यानी 55 का क्या है? स्क्वेयर, ठीक है। तो 55 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 3025, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीना ट्रेन द्वारा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। तो शुरू में उसकी स्पीड कितनी है? 110 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। उसने कुछ दूरी तय की, ठीक है। फिर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाकर समान दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। फिर से वो क्या करती है? अब कार से वो दूरी तय करती है, कार की स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। पहले दूरी तय की थी ट्रेन से, अब दूरी तय की है कार से, और दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। दूरी सेम तय की है, तो हमसे पूछी है कि औसत गति क्या आती, ठीक है। जब दूरी सेम हो, अलग अलग स्पीड से सेम दूरी तय की गई हो, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? यानी एवरेज का क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, डिनोमिनेटर में S1 प्लस S2, ठीक है ना। अब आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, 2 गुना S1 की स्पीड यानी पहली स्पीड 110
गुना दूसरी स्पीड कितनी है 50, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा दोनों स्पीड का सम, यानी 110 और 50 कितना हो गया 160, नीचे आ गया 160, जीरो से जीरो कैंसिल, दो पे कैंसिल हो जाएगा ये 25, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर दो पे काटेंगे 4, तो 25 को 11 से गुना करूंगा 275, ठीक है बटे 4, तो 4 से आप काटिए, 4 छिके 24, 3 बचा, फिर पीछे क्या है 5 यानी 35, 4 अठे 32, फिर से 3 बचा, 3 के पीछे जीरो लगाएंगे 30, तो 4 सते 28, 4 पंजे 20, यानी 68.75 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या आ गई एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनने वाली दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। ठीक है, तो 7 जो दो संख्याएं पहली कौन सी है 7 और 9, और अगर मैं इसका रेशियो निकालूं इसका रेशियो भी 7 और 9 ही आएगा, ये है शुरू का रेशियो। ठीक है ना, अब फाइनल रेशियो कितना है 13 और 14। ठीक है ना, हमसे पूछा है कितना जोड़ा जाए, कितना ऐड किया जाए कि फाइनल रेशियो 13-14 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, अगर मैं देखूं यहाँ पे 7-9 से रेशियो कितना हो रहा है 13 और 14। ठीक है ना, तो जोड़ा कितना गया है 9 से 14 बनने में कितना ऐड हुआ है 5, और यहाँ पे कितना ऐड हुआ 7 से 13 में प्लस का 6, लेकिन एक्चुअल में दोनों संख्याओं में 7 और 9 में सेम अमाउंट ऐड करनी है, तो सेम अमाउंट ऐड करने के लिए क्या करेंगे 7 और 9 का डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, और 13 और 14 का डिफरेंस कितना है 1, इस एक को तो इस रेशियो से गुना कर दीजिए और इस दो को इस रेशियो से, तो अब जो शुरू में जब मैं एक से ऊपर 7 और 9 को गुना करूंगा तो मेरे पास रेशियो क्या आएगा 7 और 9, और 13 और 14 को इस दो से गुना करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 26 और 28। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज 28 में से 9 घटाऊंगा तो इंक्रीज कितना हो गया, मतलब डिफरेंस कितना आया 19, और 26 में से 7 घटाऊंगा अब भी कितना डिफरेंस है 19, मतलब जो संख्याएं 7 और 9 थी अगर मैं दोनों में 19-19 ऐड कर दूं तो मेरे पास रेशियो कितना आएगा 26 और 28, और बाद में फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा ये 2 से भाग करके 13 और 14, तो ऐड कितना किया जाएगा 19, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ से स्टीक 17 सेंटीमीटर लंबाई के अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट नंबर निकालना है। ठीक है ना, एग्जैक्ट कितने काटे जाएंगे, तो 960 बटे 17। ठीक है ना, तो 17 से डिवाइड कीजिए, 17 पंजे 85। ठीक है ना, तो रिमाइंडर कितना बचा 11 और एक जीरो ये थी। ठीक है, 17 छिके 102। ठीक है ना, तो मेरे पास बाद में लास्ट में कितना टुकड़ा बच गया 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा बचा है वो है वेस्ट। ठीक है ना, और एग्जैक्ट 17 सेंटीमीटर की लंबाई के कितने टुकड़े कटे हैं 56, तो ऑप्शन ए 56 मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब 15% के लाभ पर 230 रुपए में बेची गई, यदि इसे 210 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या रहा होगा। देखिए 15% प्रॉफिट पे बेची, यानी अपने आप में वो किताब कितनी थी 100% थी, 15% उसका प्रॉफिट जोड़ दीजिए, अब किताब कितनी रही, किताब का 115% यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, 100% की बुक 15% लाभ पे 115% में बेच दी, एक्चुअल में उसको कितने में बेचा है 230 में, यानी 115% की वैल्यू 230 रुपए है, तो 115 से काटेंगे 115 दूनी 230, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2 रुपए। ठीक है ना, तो मुझे तो 100% क्या निकालना है, यानी 100% का मतलब पूरी किताब का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 200 रुपए, यानी किताब का जो कॉस्ट प्राइस है उसका 200 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, और उसको 210 में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 210, प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ पे 10 रुपए का, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 200 रुपए पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, यानी 5% यहाँ पे कितना क्या हुआ प्रॉफिट, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन टेबल shows the number of passenger on an aircraft and their corresponding weight for a total number of 40 passenger। ठीक है, तो ये क्या है 40 पैसेंजर है, और ये क्या है इंडिविजुअल जो पैसेंजर है उनका वेट है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 40 पैसेंजर। ठीक है, एवरेज वेट कैसे निकालते हैं, एवरेज वेट वो रहेगा टोटल वेट बाय टोटल पैसेंजर। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे टोटल वेट, एक व्यक्ति का वेट 40 kg है और टोटल व्यक्ति कितने हैं 4, तो टोटल वेट कितना हुआ है
9 चौका 36, 360, राइट। तो 360 तो हो गया ये। यहाँ पे देखिए 15 छिके 90 यानी 900 वेट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 6 पंजे 30, 3 कॉमन, 7 छिके 42 और 3 45, 450 ये हो गया, ठीक है ना। फिर ये 78 को 5 से गुना करेंगे, 8 पंजे 40, 4 कॉमन, और 7 पंजे 35 और 4 39, राइट। और ये कितना आ गया, बात करती है 6 7 21, 216, ठीक है। और इनका 7 पंजे 35, 3 कॉमन, 7 चौके 28 और 3 31, ठीक है। टोटल वेट कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 11, 1 कॉमन, 1 और 6 7 और 5 12 और 9 21, 21 और 2 23, ठीक है। 2 कॉमन, 2 और 3 5, 5 और 9 14 और 4 18, 18 21, 21 और 2 23 और 3 26, यानी 2631 क्या आ गया, टोटल वेट आ गया। और स्टूडेंट यानी पैसेंजर कितने हैं, 40, ठीक है ना। आप 4 पे काटिए तो यहाँ आ जाएगा 10, 4 पे काटेंगे इसको तो 4 छिके 24, 2 बचा, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 सते 28, ठीक है ना, 3 बचा, फिर 4 सते 28, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ गया हमारा, 60। ये एक्चुअली में इस यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ये मैंने 4 पे काटा है तो ये आ जाएगा 657 यहाँ पे डेसिमल है और डिनोमिनेटर में क्या है 10 तो अब आंसर क्या आएगा 65.77 kg, ठीक है ना। ये आ गया एवरेज, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग ऑफ ए कंट्री। एक देश की स्पेंडिंग को दिखा रहा है पाई चार्ट, किन के ऊपर, अलग अलग आइटम्स के ऊपर, जैसे कि फूड है, ये क्या है फूड, फूड के ऊपर। फिर दूसरी है जेम्स के ऊपर, ठीक है, ये हरा रंग क्लोथ के ऊपर, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ये मेडिसिन है, ये मशीन है, और लास्ट है फर्टिलाइजर, ठीक है ना। इनके ऊपर एक देश इनके ऊपर खर्च करता है, ठीक है। और अमाउंट कितने में है, करोड़ में, ठीक है, करोड़ में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो स्पेंड्स ऑन फूड एंड क्लोथ। फूड और क्लोथ का रेशियो, फूड और क्लोथ का रेशियो निकालना है किसके साथ, मशीन और मेडिसिन के साथ, यानी मशीन प्लस मेडिसिन के साथ, ठीक है ना। तो देखिए फूड के ऊपर खर्च हुआ है 3.5 करोड़, ठीक है ना। और सी मतलब क्लोथ, क्लोथ के ऊपर खर्च हुआ है 2.5, ठीक है। रेशो एम मतलब मेडिसिन और मशीन, इनके ऊपर कितना हुआ है 2 + 2 4, ठीक है। 2.5 और 3.5 कितना होता है 6, 6:4, 2 पे काट दीजिए 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी रेशियो निकालना था वो कितना आ गया 3:2, यानी ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो बार ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, जो किसने बनाया है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने, ठीक है ना। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ये प्रॉफिट को दिखा रहा है ओवर 5 ईयर यानी 5 साल के दौरान, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट मेड बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी इन 13-14 ओवर 12-13, ठीक है ना। यानी 2013-14 में जो प्रॉफिट बना है, 13 से 14 में प्रॉफिट कितना है 380 मिलियन डॉलर, ठीक है ना, मिलियन डॉलर। और 2012-13 में कितना है 300 मिलियन डॉलर, ठीक है ना। तो इंक्रीज कितना होगा, कितना इंक्रीज हुआ है 80 का इंक्रीज है, हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, यानी 80 का इंक्रीज इसके विद रिस्पेक्ट टू 300 के इंटू 100, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, 80/3 कितना होता है 26.66%। ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये बार ग्राफ है ये प्रोडक्शन को दिखाता है, ड्रोन्स की प्रोडक्शन को दिखा रहा है, ठीक है ना। कितनी कंपनियों के द्वारा, XYZ, यानी नीले कलर के जो बार हैं, ब्लू कलर के बार हैं, वो X कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड जो है वो Y कंपनी को, और जो ग्रीन है वो Z कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 कंपनियां हैं, तीनों मिलकर ड्रोन बना रही है, ठीक है ना। अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स, यानी जो कंपनी एक्स है वो प्रोडक्शन कितना कर रही है पीरियड किसमें 2014 से 2016 में,
ठीक है, यानी एक्स कंपनी ने इस पीरियड में कितना प्रोडक्शन किया, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, वाई कंपनी के साथ, और उसका पीरियड भी क्या है, सेम। ठीक है ना। तो अब देखिए एक्स क्या है, ब्लू कलर, 2014 से 2016 तक, यानी ये वाला हिस्सा। तो ब्लू कलर कौन सा है, ये 40, यानी मैं ब्लू कलर आप देखिए ये वाले 40, ये 50 और ये 35। ठीक है ना। 40 और 50, 90, 90 और 35, 125, यानी ये वाली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्रोडक्शन एक्स कंपनी ने प्रोडक्शन किया 125। ठीक है ना। वैल्यू किसमें है, लाख में है। तो 125 वैल्यू लाख में है, तो इसकी वैल्यू 125 आ गई 2014 से 16 तक। और वाई की कितनी है, वाई क्या है, रेड, यानी 45, फिर 45, यानी 45, 45, 90, 90 और 55। ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 145। ठीक है ना, 145। ठीक है। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, 5 पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 5 पे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 ने 45, तो 25:29 आ गया। ठीक है ना, ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है।